नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं भारत की खबर। भारत की खबर में बात करेंगे हमारे पड़ोस में जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं वैभव सिंह, जाने माने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है। वैभव, बहुत स्वागत है आपका। मुनीर का ब्लंडर क्या है? मुनीर का ब्लंडर ये आपको बताएं, उससे पहले जरा बांग्लादेश की बात पहले हम कर लें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। खालिदा जिया के बेटे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के इस वक्त जो हेड हैं वो तारिक रहमान 17 साल के बाद वापस लौटे हैं और ओपिनियन पोल्स ये बता रहे हैं कि फरवरी में होने वाले चुनाव में ये पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, चुनाव जीत सकती है। और ये तारिक रहमान उस सूरत में प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी होंगे। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ये बात है। पहले तो लेकिन वैभव, आपसे जानना ही है कि आपको लगता है कि बांग्लादेश में वक्त पर चुनाव होंगे जो हालात बने में उसको लेकर? देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह की परिस्थिति वहाँ पे मोहम्मद यूनुस सरकार क्रिएट कर रही है और वो बना के रखे रहना चाहती है, वो चाहती है कि ये जो सिलसिला है ये उस दिशा में जाए कि चुनाव जितना ज़्यादा पोस्टपोन हो सकते हैं उतने किए जाए। और फरवरी में अगर चुनाव वो करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है कि फरवरी में चुनाव होंगे। और जिस तरह से जो जमात इस्लामी और जो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने अपना अलायंस बनाया है, कल ही अनाउंस किया उन्होंने कि 7 अलग अलग जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उन्होंने मिल करके एक सिंगल यूनिट एक इस्लामिक अलायंस बनाया है। तो कहीं ना कहीं उसको और पॉपुलराइज करने के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस दी जाए, ताकि बिना उनके सपोर्ट के बीएनपी की गवर्नमेंट ना बन सके, अगर बने भी तो, कभी अगर चुनाव हो भी तो ये पूरा सिलसिला जो है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को पाकिस्तान के रास्ते पे ले जाने का एक प्रयास चल रहा है वहाँ पे। और बांग्लादेश इस समय जो है प्लेग्राउंड बना हुआ है कई सारे देशों के जो इंटेलिजेंस के जो ऑपरेशंस हैं उनका और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। और स्पेशली वहाँ पे जिस तरीके से आईएसआई और सीआईए ये दोनों ऑपरेट कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इनके हमेशा कोलैबोरेटर्स जो है रेडिकल इस्लामिस्ट हमेशा रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में आप देखें, वेस्ट एशिया में, या आप यहाँ पे भी आप देख लीजिए। इतिहास अगर उठा के देखें तो इवन फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान में आप देखिए कि जिस तरह के ग्रुप्स को इन्होंने सपोर्ट किया है, इराक में, सीरिया में, हर जगह पे हमने देखा है। तो ये सेम प्लेबुक जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है। तो चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो और जब भी हो तो जमात के सपोर्ट के बिना बीएनपी गवर्नमेंट ना बने। लेकिन ये अगर बीएनपी की सरकार, हमारी बेस्ट बेट क्या है कि बीएनपी की गवर्नमेंट वहां बन जाए, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी तो बैन है। तो सिर्फ शेख हसीना की ही पार्टी बैन नहीं है, उनके जितने एलाइज थे वो भी बैन है। अच्छा। ठीक है, उनके ऊपर भी जो है इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे बैन लगाया हुआ है कि भाई ये चुनाव नहीं लड़ सकते। और इंडिपेंडेंटली भी चाहे कि लड़ लें तो वो भी नहीं हो सकता है। और जिस तरह से उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो इंडिपेंडेंटली भी चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे, जिस तरह का माहौल वहाँ बनाया गया है। वहाँ देखिए, बांग्लादेश का जो इस समय जो परिस्थिति है वो परिस्थिति भारत के लिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, हमारी पॉलिसी ये रही है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है हम उसके साथ डील करें। वो जैसे अफगानिस्तान में आप देखिए, जैसे जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी हमने उनसे डील किया, जब तालिबान आ गए हम उनसे डील कर रहे हैं। तो ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन क्या जो सामने वाली पार्टी है, क्या वो आपसे डील करना चाहती है? क्योंकि वो इंडिया आउट के नारे पे आए हैं। वो जितने भी हैं, चाहे वो बीएनपी हो, बीएनपी हमेशा से एंटी इंडिया पार्टी रही है, लेकिन कभी कभार वो इंडिया के साथ डील भी किया है उसने, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन जो जमात हैं और ये जो नई जो पार्टियां एनसीपी टाइप जो वहाँ बनाई जा रही हैं, खड़ी की जा रही हैं, प्रॉपअप की जा रही हैं और उनको बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या ये उनको डील करने में हार्डकोर एंटी इंडिया स्टैंड पर ही हार्डकोर एंटी इंडिया स्टैंड पे हैं। तो आप भारत की जो डिप्लोमेसी है उसका एक रियल टेस्ट होने वाला है कि आप इसको कैसे डील करते हैं भविष्य में। अब ये देखिए, चुनाव वहां पर होता है, पहली बात की नहीं, और दूसरा होता है तो फिर वहां कैसी सरकार बनती है। अब आइए, क्योंकि वैभव ने बता ही दिया कि यहां भी पाकिस्तानी हैंड जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश को एक बार फिर अपना बैकयार्ड बनाना चाहता है। एक देश थे, वो देश टूटा, भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े किए, वो टीज अभी तक है। लेकिन आसिम मुनीर उससे कोई बड़ा गेम खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके एस्पिरेशंस, उसकी चाहतें बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त वो दुनिया में एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है, खास तौर पर मुस्लिम दुनिया में और अमेरिका के साथ एक ऐसा रिश्ता जिसमें वो जो चाहे अमेरिका के, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो या डिफेंस इंटरेस्ट हो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो, वो उसको अमेरिका से मिलता रहे। और अभी तक तो जो भी वो चाह रहा है वो उसको ट्रंप देते ही आए हैं। आसिम मुनीर का इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में आसिम मुनीर ने अपनी पैठ कहां तक किया, आपको लगता है?
देखिए, आसिम मुनीर ने अपने कार्ड्स काफ़ी अच्छी तरीके से खेले हैं, यह क्रेडिट आपको उनको देना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरीके से वेस्ट एशिया में अभी लीबिया के साथ $4 बिलियन की डील की है, डिफेंस डील, जबकि लीबिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो डील नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका के आशीर्वाद से सब कुछ पॉसिबल है। रूल्स वहाँ अप्लाई होते हैं जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट होते हैं, जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं होते फिर वो जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं वो। तो वहाँ पे वो डील करके आए हैं। प्लस जो इस्लामिक स्टेबलाइजेशन फोर्स जो बनाई जा रही है वहाँ पे गाजा के लिए वहाँ पे वो एक प्रोमिनेंट रोल ले रहे हैं। 3,500 फौजी जो है, तो उसको लीड करना चाहता है पाकिस्तान, और वो लीड करेगा। अगर वो चाहता है तो उसको वो रोल भी दे दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा इस्लामिक वर्ल्ड में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो इतनी बैटल हार्डन्ड हो जितनी पाकिस्तान आर्मी है। और उतनी कंपैरेटिवली अगर प्रोफेशनलिज्म भी कह लीजिए तो जो बाकी इस मुस्लिम देश हैं उनकी जो आर्मीज हैं उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल है। क्योंकि एक्चुअली ये सवाल होगा लोगों के मन में भी कि वहां लड़ने के लिए पाकिस्तान कोई क्यों इतना, अमेरिका भी चाह रहा है और पाकिस्तान तैयार भी हो गया, ये सारे अरब देश जो आसपास हैं ये क्यों नहीं अपनी टुकड़ियां भेजते? देखिए, वो कभी उन्होंने नहीं भेजी है। पास्ट में भी आप देखिए तो जब जॉर्डन में फिलिस्तीनियों ने, पीएलओ ने स्पेशली, पीएलओ ने जब उत्पात मचाया था तो उस समय भी जो है उन्होंने ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक को बुलाया था, जो बाद में जनरल ज़ियाउल हक बने। और ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने वहाँ जाकर के 25,000 फिलिस्तीनी मारे थे, उनकी पूरी ब्रिगेड ने। तो जॉर्डन में और जॉर्डन में जो है पीएलओ को जॉर्डन से बाहर निकालने का काम किया था। तो पाकिस्तान की आर्मी की एक हिस्ट्री है, उन्होंने पास्ट में भी ये काम किया है। और जो लोकल्स हैं वो लोकल्स ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आप समझिए कि ये किंगडम्स अलग अलग हो सकती हैं, एमिरेट्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका खाना, उनकी भाषा, उनका कल्चर, वो सब कुछ एक है, ठीक है। वो कबीले अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी संस्कृति एक है सबकी। तो वो पाकिस्तान का सिपाही एक एक्सपेंडेबल सिपाही है, एक एक्सपेंडेबल सिपाही है। और आप देखिए 3,500 फौजी पाकिस्तान की कैजुअलिटी हर साल वैसे ही हो रही है। तो अगर 3,500 वहां जाकर के भी अगर मर जाते हैं तो उतना तो कैजुअलिटी पाकिस्तान साल में, आज के डेट में पाकिस्तान आर्मी वैसे ही बियर कर रही है। इसके बदले में आसिम मुनीर क्या लेगा अपने लिए? आसिम मुनीर इसके बदले में फिर चांद मांगेगा, चांद दिया जाएगा उसको, ठीक है। क्योंकि ये काम पाकिस्तान के अलावा और कोई आर्मी करने को तैयार नहीं है, ठीक है। टर्की चाहता था रोल, लेकिन टर्की के ऊपर इजराइल को ऑब्जेक्शन है कि टर्की को हम नहीं अलाउ करेंगे यहाँ पे, तो टर्की आउट हो गया। तो अब ले लेके पाकिस्तान बचा है, जहां पे उनकी आर्मी एक ऐसी है जो आकर के, जो नॉन अरब आर्मी है, जो आकर के वहां पे खड़ी हो सकती है, लड़ सकती है। इजराइल कैसे भरोसा करेगा पाकिस्तान पे? इनके तो अभी तक वो भी नहीं है, राजनयिक संबंध भी नहीं है। देखिए, राजनयिक संबंध भले ना हो, लेकिन अगर आप उनके एक जो पुराने फॉरेन मिनिस्टर थे, अहमद कसूरी नाम था, अहमद रजा कसूरी शायद उनका नाम, खुर्शीद कसूरी की अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से टर्की में जाकर के, इस्तांबुल में आईएसआई के लोग और जो मोसाद के लोग हैं ये आपस में मिलते रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी की और आईएसआई की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश रही है हमेशा से कि इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे हों। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड कई बार कैमरे पे, अपने न्यूज़ चैनल्स पे नहीं, जिन पे बैठते हैं वो, जिनमें आप हामिद मीर का भी नाम ले सकते हैं, उन्होंने वीडियो में, अपने भाषणों में कहा है कि हमको आईएसआई वाले बुला करके, जनरल बाजवा हमको बुला करके बोलते थे कि हम इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ है, आप लोग क्यों उसको विरोध करते हो। तो उसके बारे में वो बताते हैं कि किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने इजराइल का विरोध किया था, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हों, और ये इजराइल को पता है, और ये ऑफ द रिकॉर्ड पीछे मिलते भी रहे, साथ में काम भी करते रहे। तो इजराइल को प्रॉब्लम नहीं, इजराइल को इसलिए टर्की से भले ही प्रॉब्लम हो, पाकिस्तान से प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं होगी क्या अगर आसिम मुनीर अपनी फौज भेजता है? तो जब गाजा पीस प्लान राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था और उसको अप्रूव किया था कई मुस्लिम देशों ने, उसमें पाकिस्तान भी था। इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में जाके मिले भी थे सारे मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ ट्रंप से। तो इतना हंगामा हुआ इनके पाकिस्तान में, तहरीक लब्बैक के लोग निकले, उन्होंने बहुत वायलेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट किया, उसमें दर्जनों लोग मारे गए, ऐसा दावा किया जाता है, सैकड़ों मारे गए। तो उसके बावजूद आसिम मुनीर ये काम करने को तैयार है, तो क्या दोबारा वैसे हालात नहीं बनेंगे पाकिस्तान में? देखिए, तहरीक लब्बैक अपनी मर्जी से नहीं निकली थी। तहरीक लब्बैक को आईएसआई ने ही निकाला था, उनको कहा था कि आप निकलिए, क्योंकि वो एक तरीके से आईएसआई ने ही बनाया है। आपको याद होगा कि आईएसआई के जो सेक्टर कमांडर्स हैं वो उनको पैसे बांटते हुए, फैजाबाद प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पर, नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन तहरीक लब्बैक वालों को पैसा बांटते हुए उनकी फोटोग्राफ आई थी। और जब तहरीक लब्बैक के साथ डील हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ कि भाई ठीक है अब ये वापस जाएंगे, तो उस पेपर के ऊपर जो साइन किया था वो फैज़ हमीद ने किया था, ठीक है। एक एज आईएसआई डीजीसी, एज अ मेजर जनरल उन्होंने साइन किया कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ सिक्योरिटी की। तो ये आईएसआई की बनाई हुई, प्रॉपअप की हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक लब्बैक, और वो उनकी मर्जी के बिना नहीं निकले थे। पहले उनको निकलवाया इसलिए ताकि हम इनको गोलियां मार सकें
और इनको गोलियां मार करके हम वेस्ट को दिखा सके, अमेरिका को खास तौर पे, कि देखिए हम आपके लिए क्या कुछ हमको यहाँ पे विरोध झेलना पड़ रहा है, लेकिन हम आपके लिए ये सब भी कर रहे हैं। तभी डोनाल्ड ट्रंप निकल के कहता है ना कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, कि भाई अपने लोगों को सैकड़ों की तादाद में मेरे लिए गोली मार देना, ठीक है। तो प्रोटेस्ट अगर हो भी तो फर्क नहीं पड़ता इनको, आसिम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी को। देखिए 9 मई भी तो हुआ था ना, जब इमरान खान को जेल में डाला था, तो ठीक है, कैंटोनमेंट्स पे हमले हुए, जीएचक्यू रावलपिंडी पे हमला हुआ, उससे बड़ा तो प्रोटेस्ट नहीं होगा अब, ठीक। तो अगर उसको डील कर लिया था, उसको हैंडल कर लिया था, तो इसको हैंडल करने में क्या जाएगा। इमरान खान के बारे में भी जरा खबरें वहाँ खूब चल रही हैं कि इमरान खान ने जेल से ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज दिया कि आप सड़कों पर आओ, प्रोटेस्ट करो, अब बहुत वक्त हो गया, 2.5-3 साल से मैं जेल में बंद हूँ, अब वक्त आ गया है, क्योंकि अभी उनको एक और केस में 17 साल की और उनकी पत्नी को भी 17 साल की सज़ा हो गई है। तो वो आप चाहते हैं कि उनके समर्थक सड़कों पर निकलें, और वो काम होता, उसका दबाव कहिए या उसका रिएक्शन, कि पाकिस्तान की सरकार ने ये खुद आगे आकर ऑफर किया कि हम इमरान खान की पार्टी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने ऑफर क्यों किया? इनके और इमरान खान के बीच में क्या कोई डील हो सकती है? देखिए इमरान खान की तो ख्वाहिश ही यही है कि फौज हमसे डील करे, ठीक है। वो तो पिछले, जब से वो जेल में है, वो PMLN तो उनको डे 1 से ऑफर कर रही है कि आप आइए बात कीजिए, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि इनके पल्ले क्या है, हम इनसे बात क्या करें। कहता है डील करनी है तो फौज से होगी। तो वो आसिम मुनीर से बात करना चाहते हैं, और आसिम मुनीर जो है वो इमरान खान से बात नहीं करना चाहता। और आप एक चीज समझिए कि आसिम मुनीर की गुड्डी जो है इस समय चढ़ी हुई है, बिल्कुल, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बैठ के वो क्यों डील करेगा, ठीक है। इमरान खान के लिए अगर आज सड़क पे 200 बंदा नहीं निकल रहा, उसकी जो दोनों बहनें हैं वो इस सर्दी में, इस्लामाबाद की, मतलब पंजाब की सर्दी में बैठ करके रात रात भर वहाँ बैठी रह रही है सड़क पे, और 200 लोग PTI के उनके साथ नहीं खड़े होते वहाँ पे। तो आप सोचिए ना कि वो ये कैसी पॉपुलर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्ट्रीट पावर जो इमरान खान की थी वो 9 मई के इंसिडेंट के बाद वो बिल्कुल जो है डेसिमेट कर दी गई है आर्मी की तरफ से। तो और जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी, आप मुझे बताइए, या तो वो जेल में है, या तो जो आज वो पॉलिटिकल लीडरशिप बताई जाती, सलमान अकरम राजा जैसे लोग, ये कौन है? ये लॉयर्स हैं, ये कोई हाई कोर्ट का लॉयर है, कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। तो इमरान के इस आह्वान का कोई असर नहीं होगा जो वो कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतर जाएं अब? तो आप मुझे बताइए ना कि पेशावर में तो इनकी गवर्नमेंट है, पेशावर में तो कोई फौज नहीं रोक रही इनको, पेशावर में तो कोई मरियम नवाज नहीं बैठी जो उनको नहीं निकलने दे रही। पेशावर में अगर ये 500 बंदा नहीं इकट्ठा कर पा रहे सड़क पे, तो आप मुझे बताइए तो फिर और कहाँ कैसे इनकलाब आएगा। और देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इनकलाब नहीं आया करते, ठीक है। जहाँ इनकलाब आ सकता था वहाँ आ चुका, वो मुल्क बांग्लादेश बन चुका है, ठीक। जो आज का पाकिस्तान है, जो पंजाबी सुन्नी मुसलमान है, उसकी मौज लगी हुई है, वो फौज में भी वो डोमिनेंट है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी डोमिनेंट है, जुडिशरी में भी डोमिनेंट। हमें भी अब अभी काफी मतलब आने वाले वक्त तक आसिम मुनीर के पाकिस्तान के साथ डील करना है। हमको आसिम मुनीर के पाकिस्तान के साथ ही डील करना है, और अभी नहीं करना है। जब आसिम मुनीर जाएगा भी, अगर जाता है, तो जो आने वाले भी जो जनरल्स हैं वो इसी तरह के जनरल्स आएंगे। अब तो वो जो ताकत ये खुद को दे रहा है इसने, तो वो तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा नहीं, क्योंकि ये जियाउल हक की जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी थी उससे पास आउट हुए जनरल है ना, ये पहले ही खेप है आसिम मुनीर, जो कि जियाउल हक जब डिक्टेटर बना पाकिस्तान का, तो उसने जो निसाब में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की जो ट्रेनिंग में जो चेंजेस किए वहाँ पे, तो उसमें से इस्लाम को घुसाया गया, जिहाद का कॉन्सेप्ट घुसाया गया, जिसमें आपका CR कैरेक्टर रोल जो है वो मौलवी लिखता था, ऑफिसर नहीं लिखता था, ठीक है। और आपका CR के स्कोर इस बात पे डिपेंड करते थे कि आप कितने टाइम नमाज पढ़ते हो, आपकी दाढ़ी कितनी लंबी है, ठीक है, आप रोजे कितने रखते हो। उस ट्रेनिंग से निकला है। तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की वो ये पहली बैच वाला है। तो अब आने वाले जो 10 साल, जब अगले जो 8-10 जो आर्मी चीफ आएंगे वो इसी तरह के आएंगे। तो हमारे लिए मतलब सावधान रहने की क्या कौन कौन सी बातें हैं? ऑपरेशन सिंदूर हम कहते हैं कि जारी है, और वो ये क्लेम करते हैं कि हमको जो ऑपरेशन को उन्होंने बुनियानुल मरसूस कहा कि हमको अल्लाह ने मदद भेजी, हमें बड़ी कामयाबी दी। तो हमारे लिए अभी आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सावधान रहने की हैं? देखिए अल्लाह को पक्का तो नहीं पता, अमेरिका ने ज़रूर भेजी मदद, ठीक है। अब वो अल्लाह को ही, मतलब अमेरिका को ही अल्लाह समझते हो तो बात अलग है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हमको जो सचेत रहने की ज़रूरत है वो हमको हमारे पूर्वी बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की वेस्ट से ज़्यादा ईस्ट में अब हमें ईस्ट में ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब उनके पास एक ऑप्शन है कि अगर वो ईस्टर्न फ्रंट को एक्टिवेट करके वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करा करके अंसारुल बांग्ला जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं, जिनके लोगों को जो है छोड़ दिया गया इस रेजिम को आते ही, जो उसके आतंकवादी थे, कन्विक्टेड आतंकवादी थे, उनको छोड़ दिया गया जेलों से। तो उनको जिस तरह से प्रयोग किया जाएगा और जिस तरीके से ISI के और इनके सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स, जिसमें कि इनका जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी है साहिर शमशाद मिर्ज़ा,
जिस फ्रीक्वेंसी से इनके विजिट्स हो रहे हैं वहाँ पे, और जिस तरीके से बांग्लादेशी इंटेलिजेंस सर्विस में ISI के मतलब सर्विंग ऑफिसर्स को एम्बेड कर दिया गया है, ठीक है, कि अब वो फुल टाइम वहाँ पे रह करके बांग्लादेश आर्मी में एक एज अ ऑफिसर जॉब कर रहे हैं। तो ये बहुत हाँ, तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है जिससे हमको सचेत रहने की जरूरत है। और अगर बांग्लादेशी अगर कोई नागरिक आतंकवादी आकर के अगर आपके आतंकवाद करता है तो क्या आप उसके लिए आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिकली फिर वो इस मुद्दे को भी उठाएगा। और क्या फिर आप बांग्लादेश के साथ अगर आप फ्रंट खोलते हैं, अगर आप वहाँ पे करते हैं, अगर कोई स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी आप वहाँ पे कोई अटैक करते हैं, तो उसको किस तरह से फिर डिप्लोमेटिकली हम डील करेंगे। तो हमको बहुत सचेत रहने की जरूरत है हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे, जो और वो बहुत पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, जितनी नदियां हैं और जिस तरह का डेल्टा है पूरा वो, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ पे आप LOC की तरह जो है उस तरह की बाड़ भी नहीं लगा सकते, पूरे बॉर्डर पे फेंसिंग भी नहीं कर सकते। तो हमको ये विचार करने की जरूरत है कि क्या हम BSF को यूज करके सिर्फ वो उसको सिक्योर कर सकते हैं, या हमको वहाँ पे कोई ज़्यादा स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयमेंट्स भी करने की जरूरत है, हमको वहाँ पे देखरेख बढ़ाने की जरूरत है। ये बहुत लोग ये मानते हैं, कई सिक्योरिटी एनालिस्ट का ये कहना है कि अगला खतरा, जैसा आपने कहा, वो बांग्लादेश के बॉर्डर से जो है वो आ सकता है। और ये आसिम मुनीर ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने, आसिम मुनीर ने ये बात अपने वहाँ पे पाकिस्तान में एड्रेस करते हुए बोली है कि हमको पाकिस्तान, इंडिया को जो है वो उसका ईस्टर्न फ्रंट जो है हमको एक्टिवेट करना है। आखिर में एक लास्ट सवाल आपसे कि अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फ्रंट पर एक इंटेंस लेकिन छोटी लड़ाई, और चाइना के बॉर्डर पर जमीन की लड़ाई, जमीनी फोर्सेस के साथ लंबी लड़ाई, इसकी तैयारी भारत को रखनी पड़ेगी। इसके पीछे क्या डॉक्ट्रिन आप देखते हैं भारत की? देखिए, जनरल साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो भी वॉर होगी, लेकिन लॉन्ग वॉर तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर सकता। और जिन्होंने बनाया है वो मुल्क, अमेरिका और UK जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिनके वो इंटरेस्ट सर्व करते हैं पूरी दुनिया में, तो वो हमेशा इंटरवीन करेंगे, ठीक है। आप 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इससे ज़्यादा लंबी लड़ाई अगर आप पाकिस्तान के साथ लड़ने जाएंगे तो वो आएंगे प्रोटेक्ट करने, तो कहीं ना कहीं आपको फिर वो रुकना पड़ेगा। या तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं रुकेंगे अपनी कंडीशन पे, अगर हमको 1 हफ्ते भी चलानी हुई, 10 दिन भी चलानी हुई, तो हम चलाएंगे। अपने दम पे पाकिस्तान 2-4 दिन से ज्यादा नहीं तो, और वो उनको वो लड़ने भी नहीं देंगे, जो बनाने वाले हैं, जो असल मालिक हैं उस मुल्क के, जिनके पास चाबी है उस तिजोरी की, तो वो तो बिल्कुल वहाँ पे भी आर्गूमेंट सही है। और देखिए, चाइना के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, चाइना के साथ वॉर होगी तो फुल ब्लोन वॉर होगी, ठीक है। और चाइना जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान जैसे जिहादी माइंडसेट से नहीं सफ़र कर रही, ठीक है। वो आपके साथ एक मिलिट्री बैटल करेंगे, मिलिट्री बैटल में वो लॉन्ग होगी, ठीक है। और चाइना जो है वो अपने सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सारे हथियार जो इकट्ठा कर रहा है, बना रहा है, अभी तो उन्होंने 40 J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट भी पाकिस्तान को देने के लिए उन्होंने कह दिया, जिसकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर से 2026 से शुरू हो जाएगी। तो वो जिस तरीके की वो उनकी भी टेस्टिंग करेंगे, तो वो लॉन्ग बैटल होगी और लैंड टू लैंड वाली बैटल होगी। चाइना को पता है कि इंडिया के साथ अगर लड़ना है तो फिर इंडिया विल कम, मतलब कहते हैं ना कि ऑल गन्स ब्लेजिंग। तो जो ऑल गन्स ब्लेजिंग जब दोनों तरफ से होता है तो वो बैटल लंबी ही होती है। और चाइना को सपोर्ट, फिर चाइना को ये पता है कि फिर इंडिया का सपोर्ट करने भी वही वेस्ट आएगा, ठीक है, उसके खिलाफ जो पाकिस्तान के साथ आएंगे हमारे खिलाफ। हाँ, खैर ये जंग कोई चाहता नहीं, लेकिन अगर आप जैसा पड़ोस आपका ऐसा हो तो फिर जंग की तैयारी जरूर रखनी पड़ती है। वैभव, बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है वैभव से बात करके, क्योंकि बड़ी आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल अनक्लटर्ड है, और सारी बातें जैसे अभी हमने बांग्लादेश, भारत, अमेरिका, वेस्ट, अरब वर्ल्ड, सब कुछ जो है 15 मिनट में डिस्कस कर लिया। बहुत शुक्रिया वैभव आपका। आज इतना ही।